देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित को आसान करने के लिए एक बार फिर से आपके साथ हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित को आसान करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, जो हमें आज बताएंगी यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में। क्या है यूक्लिड की ज्योमेट्री, क्या उन्होंने सिद्धांत दिए, किस तरह से उन्होंने ज्योमेट्री को गणित की सरल भाषा में हम लोगों तक पहुंचाया, कैसे हम उसको रूटीन लाइफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब के बारे में आपको आज बता रही हैं IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या है यूक्लिड की ज्योमेट्री। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। मैं अर्चना शर्मा IIT अलवर के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के इस अंक में। अब गणित हुआ आसान, ठीक है बच्चों? जी मैम। तो बच्चों, आप सभी हमारे कार्यक्रम को एंजॉय तो करते हैं ना? जी मैम। मैम, हमें यह कार्यक्रम बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ बच्चों, तभी तो एक महान गणितज्ञ ने जो गणित की सुंदरता का वर्णन अपने कुछ वाक्यों से किया है वह सत्य ही है। उन्होंने कहा है कि गणित न केवल सत्य का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि एक अलौकिक सौंदर्य का भी। एक ऐसा सौंदर्य और निष्ठुरता जैसे कि शिल्पकार प्रकृति के विरलतम रंगों, संगीत की सुर लहरियों, भव्यता पूर्वक पवित्रता के लिए जो केवल एक महान दृश्य ही नहीं दिखा था बल्कि अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। देखा कितने सुंदर वाक्य कहे हैं हमारी गणित विषय के सौंदर्य के लिए। जी मैम। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि हमारा गणित विषय वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। जी मैम। तो बच्चों, एक बार आपका परिचय ले लेते हैं। बताइए अपना नाम। मेरा नाम प्रकल्पा राठौर है। आप बताएं। मेरा नाम तान्या सिंह है। आप बताएं आपका नाम। नवनीत कुमार है। आप। मेरा नाम अमित कुमार है। ठीक है। तो बच्चे, आप सभी यूक्लिड नाम से परिचित ही होंगे। जी मैम। हमारे महान गणितज्ञ रहे हैं यूक्लिड, यूनान से। कहाँ के थे? यूनान। ठीक है। जी हाँ बच्चों, यूक्लिड प्राचीन यूनान के एक महान गणितज्ञ थे। उन्हें ज्यामिति का जनक यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। जी मैम। उनके द्वारा रचित एक पुस्तक एलिमेंट्स गणित के इतिहास में एक सफलतम पुस्तक है। इस पुस्तक में ज्यामिति के बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं और यूक्लिड के नाम पर ही इस तरह की ज्यामिति का नाम यूक्लिडियन ज्यामिति पड़ा। यूक्लिड के अनुसार द लॉज ऑफ नेचर आर बट द मैथमेटिकल थॉट्स ऑफ गॉड। जी मैम, अभी जो आपने बताया यूक्लिड के बारे में वो अच्छा लगा मैम। ठीक है, चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं यूक्लिड की ज्यामिति, जिसे जानने से पहले ज्यामिति का अर्थ जान लेते हैं। ठीक है? जैसे आप सभी जानते हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है और जो दो शब्दों जियो यानी GEO, जियो का अर्थ है भूमि या पृथ्वी और मीट्रिन का अर्थ है मापना। इन दोनों वर्ड से मिलकर ज्योमेट्री बना है। ठीक है? जी मैम। यदि इन दोनों शब्दों का मिलान किया जाए तो ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है।
जी मैम। ठीक है, यानी जहाँ पर भी आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है वहाँ पर ज्यामिति का होना आवश्यक है। कुछ ऐसा ही अर्थ हुआ ना? जी मैम। गणित की शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया। सभी सभ्यताओं के लोगों को अनेक व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें ज्यामिति के विकास की विभिन्न प्रकार से आवश्यकता पड़ी। जी ठीक है मैम। बच्चों? जी मैम। जैसे उदाहरण के लिए जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है तो स्पेस यानी जगह निर्धारित करनी होती है, जी मैम। और जगह निर्धारित करने के लिए मापन की आवश्यकता तो होगी ही। जी मैम। ठीक है, और क्या आपको नहीं लगता कि ज्योमेट्री के बिना ये इम्पॉसिबल है? जी मैम, बिल्कुल है। इसी के साथ ज्यामिति का प्रयोग इंजीनियरिंग विभाग में भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, जी मैम। क्योंकि आपको पता है कि इंजीनियरिंग में कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज्यादा होता है। जी मैम। ठीक है, और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी ज्यामिति का प्रयोग बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। ठीक है बच्चों? जी मैम। जैसे कि एक आर्किटेक्ट को आप जानते ही हैं, पहले उसे मैपिंग करनी होती है, और मैपिंग करने के लिए उसे लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें और उनके डिस्टेंसेस, क्योंकि जब वो किसी भी बिल्डिंग का मैप प्रिपेयर करेंगे तो उनको स्केलिंग की जरूरत जरूर होगी, और स्केलिंग करने के लिए आपको नहीं लगता कि उनको ज्योमेट्री का सहारा लेना ही होगा? जी मैम। ठीक है बच्चों? जी मैम। इसी प्रकार जैसे अगर हमें किसी सामान की मात्रा की गणना करनी हो, जैसे आपको ये पता है कि ये जो दीवार है कितनी ऊंची है, कितनी चौड़ाई है, उस हिसाब से आपको शायद ये पता करना जरूरी होगा। अगर आप उस दीवार पर पेंट करना चाहते हैं तो आपको ज्यामिति की मदद लेनी ही होगी। जी मैम। और जैसे कि आपने देखा होगा गाँव की तरफ अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि चार दीवारी करने के लिए फेंसिंग की जरूरत पड़ती है ना, जी मैम, तार जी से मैम। फेंसिंग की जाती है। जी मैम। तो वहाँ पर भी ये जरूरी है कि आपको ज्यामिति का ज्ञान होना ही चाहिए। ठीक जी है मैम। बच्चों? डिजाइनिंग प्रोफेशन में भी ज्योमेट्री का बहुत यूज है। ठीक है, जी मैम। जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा इंजीनियर्स को जैसे व्हीकल्स बनाते हैं, जी मैम। और एरोप्लेन्स, और भी बहुत सारी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आप देखते हैं, जितनी भी मशीन्स आप देखते हैं, तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी कि हर पार्ट के लिए कि उसका फिक्स साइज कितना होना चाहिए, ज्यामिति का होना आवश्यक है। ठीक जी है? मैम। इसी प्रकार बच्चों ज्योमेट्री का संपूर्ण ज्ञान हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है बच्चों? जी मैम। बच्चों और भी बहुत से दैनिक जीवन के उदाहरण हैं, जैसे कंप्यूटर इमेजिंग, जिसके अंतर्गत एनिमेशन, वीडियो गेम्स, डिजाइनिंग भी ज्यामिति के फलस्वरूप ही संभव है। मेडिकल क्षेत्र में भी सीटी स्कैन, MRIs, ये सभी बड़े टेस्ट जो होते हैं, यहाँ पर भी ज्यामिति का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है बच्चों? जी मैम। अतः बच्चों ये जान लीजिए कि यूक्लिड ज्यामिति की मदद से हम विशिष्ट घटनाओं को समझ सकते हैं और उसके आधार पर जीवन की गुणवत्ता को और भी निखार सकते हैं, जैसा कि इतिहास भी इसके लिए साक्षी है। मैम वो कैसे? मैम कुछ इतिहास के बारे में तो बताइए। जी बिल्कुल, बात प्राचीन सभ्यताओं के समय की है, जब भी नील नदी में बाढ़ आती थी, क्योंकि पहले टाइम में बाढ़ वगैरह ज्यादा जल्दी आती थी ना, तो जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो विभिन्न भूमि स्वामियों के संलग्न खेती के बीच की परिसीमाओं यानी बाउंड्रीज को वो अपने साथ बहा के ले जाती थी। यानी बाउंड्रीज कैसे होती थी? बह जाती थी साथ में। इन बाढ़ों के समाप्त होने के बाद इन परिसीमाओं को पुनः बनाया जाता था। इस कार्य के लिए मिस्र वासियों ने सरल क्षेत्रफल परिकलित करने के साथ ही सरल रचनाएं करने के लिए अनेक ज्यामिति तकनीकें और नियम विकसित किए। ठीक है बच्चों? जी मैम। उन्होंने तकनीकों के ज्ञान का उपयोग करके
अन्न भंडारण के आयतन, नहरों, पिरामिडों के भी निर्माण में ज्यामिति की सहायता ली। मतलब जैसे उनको ये पता है, जैसे मान लीजिए कि कितना गेहूं भर के मतलब भंडार में रखना है, तो ये पहले वह तय कर लेते थे कि कितने आयतन वाला बर्तन उनके लिए जरूरी होगा। तो मुझे नहीं लगता, आपको भी पता होगा कि आयतन अगर आपको किसी बर्तन का ज्ञात करना है तो आपको मैथमेटिक्स आनी ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए ना कि उसमें आपकी लोहे की जो चद्दर है वो कितना प्रयोग होने वाला है उसका। सही बात है। साथ ही एक बात और बता दूं बच्चों, वे एक कटे हुए पिरामिड का आयतन ज्ञात करने का भी सही सूत्र जानते थे। ठीक है, क्या आप सभी लोग पिरामिड शब्द से परिचित हैं? जी मैम। बताएं पिरामिड क्या होता है? मैम, पिरामिड वो होता है कि जैसे कोई भी मिस्र में आदमी डेथ कर जाता था तो उसे पिरामिड में, पिरामिड ट्रायंगल टाइप का एक शेप होता है। ट्रायंगल टाइप का एक शेप होता है। एक शेप होता है, बिल्कुल सही। देखिए बच्चों, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार एक त्रिभुज या वर्ग या कोई अन्य बहुभुज होता है। ठीक है बच्चों? जी मैम। ठीक। और जिसके पार्श्व फलक यानी जो उसके साइड फेसेस होते हैं ऊपर एक ही बिंदु पर मिलने वाले ट्रायंगल्स होते हैं। समझ आया? जी मैम। हाँ बच्चों, ऐसे और भी उदाहरण हैं जो हमें अपनी प्राचीन सभ्यता से मिलते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में आप सभी जानते हैं। जी मैम। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कैसे उनके शहर अत्यधिक विकसित होते थे। वहाँ पर नालियाँ कैसी होती थी? ढकी हुई होती थी। और सड़कें कैसी होती थी? वहाँ की समांतर होती थी। ठीक है, तो क्या वहाँ से हमें इसका उदाहरण क्लियर मिलता है ना कि वह भी ज्यामिति का प्रयोग अच्छे से कर रहे थे। जी मैम। ठीक है बच्चों? जी मैम। और इसी प्रकार उपरोक्त उदाहरण यही दर्शाते हैं कि ज्यामिति का विकास और अनुप्रयोग विश्व के सभी स्थानों पर होता रहा, परंतु यह बड़े अव्यवस्थित प्रकार से हो रहा था। ठीक है बच्चों? जी मैम। प्राचीन विश्व में ज्यामिति के विकास की इन गतिविधियों की एक रोचक बात यह है कि इनका ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को या तो मौखिक रूप से या ताड़ के वृक्ष की पत्तियों पर लिखे संदेशों या कुछ अन्य विधियों द्वारा दिया जाता रहा। ठीक है? जी मैम। साथ ही हम यह भी पाते हैं कि कुछ सभ्यताओं जैसे बेबीलोनिया में ज्यामिति एक अत्यधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले विषय तक सीमित रही तथा ऐसा ही भारत और रोम में भी रहा। ठीक है बच्चों? जी मैम। चलिए चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज का अंक यूक्लिड ज्यामिति का परिचय का दूसरा भाग है। आज हम जानेंगे कि गणितज्ञ यूक्लिड ने किन किन परिभाषाओं, अभिधारणाओं को अपनी सफलतम पुस्तक एलिमेंट्स में एकत्रित किया, जो आज भी निरंतर उपयोग में आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्यामिति हमारे जीवन का सार है। ज्यामिति के बिना हम किसी वस्तु की संरचना की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मापन के बिना कोई भी रचना संभव नहीं। क्या ये बात सत्य है? जी मैम। आप ही बताइए, क्या ज्यामिति के बिना हम किसी भी वस्तु को व्यवस्थित रूप में प्राप्त नहीं कर पाएंगे? जी मैम। कोई ऐसा उदाहरण जो ज्यामिति को दर्शाता हो, बताएं। मैम, जैसे कि खेत में आपको नापनी है एक जमीन को, तो वो बिना ज्यामिति के कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही। घर बनाना हो तो बिना ज्यामिति के नहीं बना बिल्कुल सकते हैं। सही। आप बताएं प्रकल्पा। घर का दरवाजा बनाने के लिए भी हमें ज्यामिति की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। सही कहा बच्चों। यूक्लिड के समय में ही बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लाइन। तल को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेन या क्रस्ट को हम इंग्लिश में कहते हैं सरफेस इत्यादि पर विचार विमर्श शुरू हुआ। यानी यूक्लिड ने ही बिंदु, रेखा, तल और पृष्ठ जैसे सारे शब्दों की खोज की। ठीक है बच्चों? जी मैम। और उसका कारण था उनके आसपास की वस्तुएं जो भिन्न भिन्न आकार व माप की थी। ठीक है? जी मैम। आकाश और उनके आसपास के ठोसों के
अध्ययनों के आधार पर एक ठोस वस्तु की सिद्धांतीय ज्यामिति अवधारणा विकसित की गई। समझ रहे हैं ना? जी मैम। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसका आकार एकदम से ही प्राप्त हो जाए। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई पेज है आपके पास, कॉपी का पेज, जैसा कि आप सभी के हाथ में अभी कॉपियां हैं। जी मैम। और आपके पास पेज है। जी मैम। अगर मैं उस पेज के किनारे को देखूं तो आप उसके किनारे को देखिए और एकदम कॉर्नर पॉइंट पर चले जाइए, एकदम कॉर्नर पॉइंट पर। ठीक है, क्या वो सूक्ष्म दिखने वाला, मतलब एकदम स्मॉल साइज दिखने वाला जो पॉइंट हो, वो जो कॉर्नर होगा, क्या वो एक पॉइंट जैसा नहीं होगा? जी मैम। ठीक है, क्या जो हमारे पेज का किनारा है, क्या वह एक लाइन को नहीं दर्शाता है? जी मैम। तो ऐसी ही छोटी छोटी वस्तुओं को ऑब्जर्व किया गया और वस्तुओं को देखने के बाद यह पता चला कि हर वस्तु में बिंदु, रेखा, तल उपस्थित है। तो यूक्लिड ने इन्हीं के आधार पर बिंदु, रेखा, तल सभी को परिभाषित भी किया। ठीक है बच्चों? जी मैम। यूक्लिड ने बताया कि एक ठोस का आकार होता है। जो एक ठोस जो होता है वो कैसा होता है? आकार, मतलब जो ठोस जो रहता है उसका कुछ ना कुछ साइज होता है ना? जी मैम। उसकी माप भी होती है, यानी उसका कुछ मेजरमेंट भी होता है। जी मैम। और स्थिति भी होती है, यानी वो किस पोजीशन में है, तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज यानी परिसीमाएं, बाउंड्रीज को हम हिंदी में हमारी ज्यामिति में परिसीमाएं भी कहते हैं, और परिसीमाओं को हम पृष्ठ भी कहते हैं। पृष्ठ अर्थात सरफेस। ठीक है बच्चों? जी मैम। पृष्ठों की परिसीमाएं वक्र भी हो सकती है, यानी कर्व भी हो सकती है, और सीधी रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास टेढ़ी मेढ़ी आकृति का कोई ठोस आपके पास है, कोई टेढ़ी मेढ़ी आकृति का, तो बिल्कुल उसकी जो परिसीमा होगी, जो उसकी बाउंड्री होगी, वो कैसी होगी? बाउंड्री कैसी होगी उसकी? कर्व भी होगी। ठीक है, और जब मैं बुक की बात करूंगी तो बुक की जो परिसीमा, जो बाउंड्री होगी, वो कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है बच्चों? जी मैम। और इन रेखाओं के सिरे, जो रेखाओं के सिरे हैं, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये एग्जांपल दिया था कि अगर आप पेज के कॉर्नर पॉइंट को देखते हैं, एकदम कॉर्नर को, तो वह कैसा प्रतीत होता है? एक छोटे बिंदु जैसा। ठीक है, तो जो पृष्ठों की परिसीमाएं होती हैं, परिसीमाएं वो तो कहलाती हैं आपकी वक्र या सीधी रेखाएं, और उन रेखाओं के जो सिरे, जो एंड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बिंदु। समझ रहे हैं आप? जी मैम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास पेंसिल है, पेंसिल का लेड आपने देखा है? जी मैम। ठीक है, पेंसिल का जो पृष्ठ, जो सरफेस होगा, वो क्या होगा? जो पेंसिल का जो आकार है, पूरा आकार, जिस हिसाब से आपको पेंसिल दिखती है। ठीक है, अगर आपको पॉइंट डिस्कस करना है तो आप लेड का पॉइंट भी, टिप पॉइंट भी देख सकते हैं। लेकिन और आपने देखा होगा पेंसिल पे पीछे की तरफ डिजाइन भी रहता है। जी मैम। तो एक छोटा सा पॉइंट आपको कंसीडर करना होगा, तो वो कहाँ करेंगे? उसकी परिसीमा पर, सरफेस की परिसीमा पर, यानी जो सरफेस की बाउंड्री है। जी मैम। ठीक है, जी मैम। आप समझ पा रहे हैं? जी मैम। तो देखा बच्चों, यदि ध्यान से सोचा जाए तो यूक्लिड ने एक ठोस को बिंदुओं तक विभाजित कर दिया। ऐसा ही हुआ ना? जी मैम। मतलब हम एक पूरी एक बड़ी सी किताब देखते हैं तो आप कभी कहीं नहीं पाते उस किताब में एक छोटा सा बिंदु भी कहीं एग्जिस्ट करता होगा, मतलब कैसा? उसके आकार में कहीं बिंदु हो गए हैं। ठीक है, जी मैम। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके पास खेलने की भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको छोटा छोटा जोड़ा जाए तो वो एक बहुत बड़ा सॉलिड बन जाता है। जैसे आपने शुगर क्यूब्स देखे हैं? जी मैम। चीनी के जो क्यूब्स होते हैं, जी मैम, घन आकार के जो चीनी के बड़े बड़े जो क्यूब्स होते हैं, अगर उसे स्मॉल साइज में ब्रेक किया जाए तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलने लगेंगे। अगर हम उन पार्टिकल्स को पॉइंट बिंदु की तरह माने तो वो बिंदु होंगे, लेकिन सारे बिंदुओं को जब इकट्ठा कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? एक सॉलिड बन जाएगा। जी मैम। और वो जो सॉलिड बनता है, क्या उसके पास पृष्ठ भी होगा? जी मैम। और उस पृष्ठ की जो परिसीमाएं होंगी वो कैसी होंगी? अगर आप स्ट्रेट बनाएंगे, मतलब घनाकार बनाएंगे, तो स्ट्रेट लाइंस होंगी, सीधी रेखाएं होंगी, और अगर आप उसके आकार को बिगाड़ देंगे तो वक्र होगी। ठीक है? जी मैम। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो बच्चों,
इसी अध्ययन के आधार पर यह प्रमाणित है कि एक ठोस की 3 विमाएं यानी 3 डायमेंशंस होती है। जी मैम। एक पृष्ठ की यानी सरफेस की 2 विमाएं यानी 2 डायमेंशंस होती हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। तथा एक रेखा यानी लाइन की 1 विमा यानी 1 डायमेंशन होती है। ठीक है बच्चों? जी मैम। और बिंदु की कोई भी विमा नहीं होती है। ठीक है? जी मैम। तो फिर एक बार आप लोगों से ही पूछ लेते हैं, बताइए नवनीत, रेखा की कितनी विमाएं होती हैं? एक विमा होती है। यानी 1 डायमेंशनल होती है जो लाइन होती है। ठीक है? जी मैम। चलिए अमित आप बताइए कि किसी सॉलिड की कितनी विमाएं हो सकती है, कितने डायमेंशन? 3 हो सकती हैं। किस रूप में? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। बिल्कुल मैम। हाँ आपने बताएं। भी कहा कि बिंदु की कोई बीमा नहीं होती, मैम ऐसा क्यों? देखिए अमित, आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं अपने अगले सेगमेंट में ही बताने वाली हूँ। ठीक है? ठीक है मैम। यूक्लिड ने यह बताया अपनी खोज के दौरान कि बिंदु की कोई न कोई विमा जरूर होगी, लेकिन बिंदु का आकार इतना सूक्ष्म था और जब उसे पेज पर या प्लेन पर ड्रॉ किया जाता था तो उसकी विमा निश्चित करना आसान नहीं था। ठीक है? जी मैम। अच्छा प्रकल्पा आप बताएं किसी पृष्ठ की कितनी विमाएं हो सकती हैं? मैम 2 विमाएं हो सकती हैं। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृष्ठ की 2 विमाएं हो सकती हैं? क्या आपको ऐसी कोई आकृति ज्ञात है? मैम पेज, कॉपी का पेज, कॉपी का पेज। ओके, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो बच्चों यूक्लिड के अनुसार कुछ सटीक परिभाषाओं को हम जानेंगे, जैसे सबसे पहले बिंदु की परिभाषा। ठीक है? यूक्लिड के अनुसार एक बिंदु यानी पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? और शायद इसकी परिभाषा से अमित आपको अपने क्वेश्चन का सही आंसर भी मिल जाएगा। डायमेंशन लेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है? मतलब इसका अर्थ यह है कि जब यूक्लिड ने बिंदु को परिभाषित किया तो उन्होंने कहा कि बिंदु जो है वो विभाजन उसका नहीं हो सकता, मतलब बिंदु को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। और जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी इसका मतलब वह एक ही चीज है। जैसे अभी हम बात करते हैं पृष्ठ की, तो हम कहते हैं उसकी 2 विमाएं होती हैं। तो 2 विमा आपको कैसे पता चली? क्योंकि इसका विभाजन पॉसिबल था। जी मैम। 2 भाग उसके बन पा रहे हैं। मतलब जब आप उसे प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तल पर प्रदर्शित करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि वह 2 तरफ से मतलब इंक्रीज कैसे हो रहा है, एक तरफ कैसे दाईं ओर और एक तरफ ऊपर की ओर। ठीक है? समझ रहे हैं? जी मैम। और बिंदु की जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। इसका अर्थ है बिंदु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है? जी मैम। और इसी बिंदु की परिभाषा पर कुछ विचार विमर्श करते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। इस परिभाषा में एक भाग को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। एक भाग को परिभाषित करने का अर्थ यह है कि अगर हम मान के चले कि हम इसे विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं, मतलब इसका विभाजन करना चाहते हैं। ठीक है? हम ये मानकर चलते हैं कि एक भाग वह है जो क्षेत्र घेरता है। ठीक है? जी मैम। क्योंकि जब आप कोई भी मतलब एक छोटा से छोटा अगर आप पार्टिकल भी ले लेंगे, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए अगर हम कोई पार्टिकल मतलब कुछ भी यूज करते हैं, तो किसी भी कोई छोटे से छोटा पार्टिकल कुछ न कुछ एरिया कवर करता है या नहीं? जी मैम। ठीक है? चाहे वो आपके पेज का कॉर्नर ही क्यों ना हो। अगर आप एक पेज का कॉर्नर भी फाड़ दीजिए जो बिल्कुल मतलब हमें अपनी आईज से बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन उसने कुछ न कुछ एरिया तो कवर किया है ना? जी मैम। तो हम यह मानकर चलते हैं कि एक भाग वह भाग है जो क्षेत्र घेरता है। तो फिर से हमें क्षेत्र शब्द की भी व्याख्या देनी होगी। जी मैम। सही है ना? जी मैम। अगर हम बिंदु को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और अगर बिंदु के हम किसी भाग की बात कर रहे हैं तो वह भाग क्षेत्र को घेरता है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, उस क्षेत्र को भी डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है? क्योंकि सबसे पहले हमने ठोस आकार की कोई वस्तु देखी, तो हमने क्या क्या बताया उसके बारे में? बिंदु, रेखा और उसकी परिसीमा यानी उसका जी मैम। ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ कि अब हम बिंदु की ही बात, बिंदु से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जब बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा,
लाइन। और जब बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी तो क्या बन जाएगा? एक सरफेस। ठीक है ना? इसीलिए हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? बिंदु। ठीक है बच्चों? जी मैम। अतः एक वस्तु को परिभाषित करने के लिए आपको अनेक वस्तुओं को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। समझ गए आप? जी मैम। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो परिभाषाओं का अंत भी संभव नहीं होगा। इसी कारण कुछ परिकल्पनाएं की गयी और उनके आधार पर ही बिंदु को एक सूक्ष्म बिंदी यानी डॉट से निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि उसका शेप कैसा होगा, तो बिंदु को क्या बता दिया गया कि अगर प्लेन में अगर आपने एक डॉट रख दिया तो वो किसका मतलब साइन हो गया? बिंदु का। ठीक है? एक छोटी सी बिंदी। परंतु इस सूक्ष्म बिंदी की कुछ न कुछ विमा अवश्य होती है। ठीक है? क्योंकि वो क्षेत्र घेर रही है। ठीक है? किंतु व्यवहारिक रूप में बिंदु को विमा रहित ही मान लिया गया। क्यों? क्योंकि बिंदु को डिस्क्राइब करने के लिए हमने पहले भाग देखा, मतलब कितने भाग हो सकते हैं, फिर उस भाग के लिए हमने क्षेत्र देखा। ठीक है? लेकिन उस क्षेत्र को भी फिर हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि बिंदु कैसा हो जाए? इनफाइनाइट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है ना? जी दिशा बदलती रहेंगी फिर तो उसकी। ठीक है? इसीलिए यूक्लिड के अनुसार ये मान लिया गया कि जो बिंदु है वह विमा रहित है, मतलब उसकी कोई भी विमा नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है? जी मैम। चलिए, तो बच्चों क्या आपको कुछ उदाहरण ज्ञात हैं जो बिंदु को ठीक से डिस्क्राइब कर सकें? बताएं। मैम तारा जो आसमान में दिखता है, तारा। हाँ, उसकी दूरी पृथ्वी से इतनी ज्यादा है कि वह एक बिंदु जैसा दिखता है। बिल्कुल सही। प्रकल्पा, आपको एग्जाम्पल बताएं। मैम जो लेजर की लाइट होती है वो दूर बिल्कुल एंड में जाके डॉट की तरह दिखती है। बिल्कुल सही। आप बताएं और कोई एग्जाम्पल। मैम जुगनू जो होता है वो भी एक बिंदु जैसा प्रतीत होता है रात में, दूर जब जाता है तो। ओके, जो लाइट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, जिसमें लाइट मतलब दिखती है कीड़े। जी मैम। और कोई बताएं। बहुत दूर से आती हुई वस्तु बहुत दूर डिस्टेंस पर होती है तो वो हमें एक बिंदु जैसी ही प्रतीत होती है। मैम जब दूर से कोई ट्रेन या एरोप्लेन आ रहा होता है तो उसकी जो आगे की जो लाइट होती है वो बहुत दूर से मैम एक पॉइंट की तरह प्रतीत होती है। बिल्कुल। मैम दूर से जो टावर की लाइट जलती है मैम, ब्लिंक करते रहती है, वो भी होती है बिंदु के एग्जाम्पल दूर से। यदि उस टावर की हाइट बहुत ज्यादा हो, दूर से हम देख रहे हैं मैम। घरों में हम दूर से देखते हैं कहीं से, तो घरों में कोई लाइट जलती रहती है, वो हमें एकदम पॉइंट की तरह दिखती है, बहुत दूर से डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। मैम जब एरोप्लेन में बैठे होते हैं तो नीचे देखते हैं तो सब चीजें बिंदु जैसी प्रतीत होती है। बिल्कुल सही। जी मैम। आपने बहुत सही एग्जाम्पल्स बताए। ठीक है ना? जी मैम। और शायद अब आपको बिंदु का स्पष्टीकरण भी हो गया होगा। जी मैम। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अमित तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर भी सही मिल गया होगा। जी मैम। तो अब हम रेखा की परिभाषा जानेंगे। ठीक है बच्चों? जी मैम। यूक्लिड के अनुसार एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। बहुत ध्यान से सुनिए इस लाइन को। इस लाइन में आपको परिभाषा से रेखा अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एक लाइन कैसे मतलब लाइन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है? एक रेखा जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, बस क्या होता है? लंबाई होती है। ठीक है बच्चों? जी मैम। इसीलिए रेखा की विमा कैसी होती है? एक होती है। ठीक है? जी मैम। रेखा कैसी होती है? एक विमा। ठीक है बच्चों? जी मैम। और जो रेखा के सिरे होते हैं ना, एंड्स जो होते हैं उसके, वो क्या होते हैं? बिंदु। बिल्कुल सही। इसका मतलब अब बिंदु को जोड़ देने पे एक रेखा बनती है मैम। बिल्कुल सही। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम बहुत सारी बिंदुओं को जोड़ देंगे तो हमें कोई ना कोई आकृति जरूर प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों? जी मैम। और रेखा के जो सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं। ठीक है? जी मैम। और जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी, फिर से एक बार बता देती हूँ कि यदि हम बिंदुओं को संरेख कर दें, मतलब वह एक ही सीध में हो सारे बिंदु, और उनका मिलान करें तो जो मिलने वाली आकृति होगी, जो हमें आकृति प्राप्त होगी, वह एक रेखा होगी। जी मैम। ठीक है? जी मैम। तो बच्चों रेखा के कोई एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं? लाइन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। बाल, हमारे सिर के बाल एक रेखा का एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही। और बताइए जो हमारे हाथ में रेखाएं हैं मैम। बिल्कुल। और कोई आप बताइए लेटेस्ट एग्जाम्पल। मैम धागा बिल्कुल सही। पेन या पेंसिल वो भी एक रेखा की तरह। लेकिन उसमें तो सरफेस है। और बताएं, और कोशिश करें। तार।
पतला वाला जो तार होता है मैम एक जैसे तार तार होते हैं ना, उसमें से एक तार निकाल लें तो वो भी हो जाएगी ना। जैसे तांबे के पतले वाले जो तार होते हैं जिनको बिजली के लिए उपयोग में लाया जाता है, जी वो भी एक रेखा का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि सूर्य की जो हमारे पास किरणें होती है उसकी एक किरण। ठीक है बच्चों? जी मैम। जी मैम। तो आपने रेखा के भी काफी सारे उदाहरण बताए। जी मैम। जी मैम। यूक्लिड के अनुसार एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। ठीक है? जी मैम। और अब हम बात करते हैं पृष्ठ की, कि पृष्ठ को कैसे यूक्लिड ने परिभाषित किया। ठीक है बच्चों? जी मैम। पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही होती है, जबकि रेखा में क्या था, केवल लंबाई होती है। ठीक है बच्चों? जी मैम। तथा पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वे रेखाएं होती हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है? क्या आप पृष्ठ के कोई एग्जाम्पल्स बता सकते हैं मुझे? अभी बताइए। जैसे मैम छत की जो दीवार है वो एक पृष्ठ ही है, सरफेस, यानी किसी मकान का छत खुद एक पृष्ठ है। बिल्कुल सही। मैम दीवार भी हो सकता है ना? दीवार भी हो सकती है। आपकी जो किताबें आपके सामने रखी हैं, उन किताबों के प्रत्येक पेज को आप पृष्ठ कह सकते हैं। उसके कवर को भी आप पृष्ठ कह सकते हैं। ठीक है? ब्लैक बोर्ड भी एक पृष्ठ की तरह है, और जो आपका डेस्क है, डेस्क का जो ऊपरी सिरा है वह भी एक पृष्ठ की तरह है। बिल्कुल सही। और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं आप? जमीन, यानी टेबल के ऊपर वाला दरवाजा होता है वह भी एक पृष्ठ की तरह हो सकता है। बिल्कुल सही। और जमीन जो आप कह रही हैं प्रकल्पा, यानी कि जो घर का फर्श होता है, जी मैम, या फिर आपकी जो क्लास है उसका जो फ्लोर यानी फर्श, उसको भी हम पृष्ठ कह सकते हैं। जी मैम। ठीक है बच्चों? जी मैम। इसी प्रकार यूक्लिड के अनुसार समतल पृष्ठ यानी प्लेन सरफेस ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि बहुत सारी रेखाओं को एक साथ मिला दिया जाए और समान रूप से मिलाया जाए तो जो मिलने वाली आकृति होगी, जो आपको आकृति प्राप्त होगी, वह एक प्लेन सरफेस यानी समतल पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है बच्चों? जी मैम। अब हम यूक्लिड के कुछ अभिग्रहितों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो पहला जो अभिग्रहित है, यूक्लिड ने बताया कि वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्या आपको इसका अर्थ समझ में आ गया है? जी मैम। अमित बताएं। मैम जैसे कि कोई इनका कहना ये है, इससे कहना चाहते हैं कि जैसे कोई भी दो वस्तु है तो दोनों एक दूसरे के समान है, अगर वो बराबर है तो वह वस्तुएं कैसी होंगी? मैम समान है, एक दूसरे के बराबर है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, मतलब मान लीजिए मैं बताता हूँ ना, जैसे कि मैम 3 वस्तुएं हैं। बिल्कुल। और उसमें से दो एक दूसरे के समान है, और हम ये कह रहे हैं कि वो दोनों भी उस तीसरे के समान है, तो वो आपस में कैसी होंगी? इक्वल। जैसे कि मैम A=B है और B=C है, तो A=C भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बैंक से, मतलब किसी एक बैंक से जो ATM कार्ड इश्यू होते हैं, तो सारे ATM कार्ड कैसे होंगे आपस में? एक समान। ठीक है। यदि बराबरों को, यानी जो बराबर भाग हैं, बराबर जो वस्तुएं हैं, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? मैम बिंदु के बारे में सीखा, और रेखा के बारे में सीखा, और पृष्ठ के बारे में, पृष्ठ के बारे में सीखा कि हम पृष्ठ को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। और भी आप अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों में देख सकते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं जहाँ से आप बिंदु, रेखा, पृष्ठ सभी को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। अगले अंक में हम बात करेंगे यूक्लिड की ज्यामिति की कुछ अभिधारणाएं और अभिग्रहित के बारे में। ठीक है बच्चों? जी मैम। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में तो बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अभी बहुत कुछ बाकी है उनके बारे में आना, जानेंगे आगे के अंकों में। इस विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स।
ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।